नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर श्याम और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे चैनल खौफनाक शैडो पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ डराएगी नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरती चली जाएगी। यह कहानी एक ऐसे सफर की है जो असम से मुंबई तक जाता है, लेकिन रास्ते में जो होता है वह किसी भी आम सफर जैसा नहीं है। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है चंदन। आज की कहानी मैं आपको चंदन की ही जुबानी सुनाने वाला हूं, यानी जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने महसूस किया और जो डर उसके साथ साथ चलता रहा, सब कुछ आप उसी की आंखों से देखेंगे, उसी की आवाज में सुनेंगे। यह कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है बल्कि अपराध बोध, रहस्य, डर और उन रास्तों की है जो एक बार चुन लिए जाए तो वापस नहीं जाने देते। आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी अलग है। ये कहानी धीरे चलती है, चुपचाप असर करती है और आखिर में ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खौफनाक शैडो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही खामोश लेकिन खौफनाक कहानियां जो देर तक पीछा नहीं छोड़ती। तो बिना ज्यादा देर किए आइए अब शुरू करते हैं यह खौफनाक सफर। एक ट्रक, एक हाईवे और एक कहानी जो शायद आज के बाद आपको रात में अकेले ड्राइव करने से पहले सोचने पर मजबूर कर दे। मैं चंदन हूं, पेशे से ट्रक ड्राइवर। असम के एक छोटे से गांव से निकलकर सड़कों पर ही मेरी जिंदगी बीत गई। मेरे लिए घर का मतलब चार पहिए, स्टीयरिंग और आगे फैलती अनजान सड़कें हैं। सालों से यही मेरा संसार है। जब लोग रात में सोते हैं तब मेरी आंखें हाईवे की पीली लकीरों पर टिकी रहती हैं। हर सफर मुझे कहीं न कहीं ले जाता है, लेकिन कभी खुद से दूर नहीं कर पाता। उस रात भी मैं अकेला नहीं था, मेरा ट्रक मेरे साथ था। भारी कंसाइनमेंट लदा था, असम से मुंबई तक का। ये सफर मेरे लिए बहुत जरूरी था, सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि रुकना मेरे लिए सबसे खतरनाक चीज है। जब ट्रक चलता रहता है तब यादें थोड़ी पीछे छूट जाती हैं। मेरी जिंदगी में एक खालीपन है जिसका नाम मैं जोर से नहीं लेता। मेरी पत्नी, उसकी मौत को साल हो चुके हैं, लेकिन उसका साया अब भी मेरे साथ सफर करता है। मैं किसी से पूरी बात नहीं करता क्योंकि कुछ जख्म शब्दों से नहीं, चुप्पी से ढके रहते हैं। उस रात जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया तो दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई पुरानी बात फिर से जाग रही हो। हाईवे सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों की कतारें। ट्रक की हेडलाइट के आगे जो दिख रहा था वही मेरी दुनिया थी। रेडियो पर हल्की आवाज में गाना चल रहा था, लेकिन मेरे मन में अजीब बेचैनी थी, बिना किसी वजह के। पहले कुछ घंटे सब ठीक था, फिर अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी सीट के ठीक पीछे बैठा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं। खुद को समझाया कि यह थकान है, लंबी ड्राइव में ऐसा होता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वही एहसास फिर लौटा, इस बार ज्यादा साफ, जैसे किसी की सांस मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही हो। मैंने खिड़की थोड़ी खोल दी, ठंडी हवा चेहरे से टकराई, लेकिन वह एहसास गया नहीं। साइड मिरर में एक हल्की सी परछाई फिसलती हुई दिखी। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, केबिन खाली था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को फिर समझाया, डर अगर दिमाग में बैठ जाए तो आदमी खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। रात और गहरी होती जा रही थी, सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। पेड़ अब दीवारों जैसे लगने लगे थे। मुझे लगने लगा कि ट्रक के बाहर की हवा भारी हो गई है। अचानक ट्रक के नीचे से किसी के चलने की आवाज आई, साफ, जैसे कोई जूते घसीटते हुए चल रहा हो। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ट्रक चलता रहा। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे से नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। आवाज कुछ सेकंड तक चलती रही, फिर अचानक बंद हो गई। उस सन्नाटे ने मुझे आवाज से ज्यादा डरा दिया। सन्नाटा हमेशा किसी आने वाली चीज का संकेत होता है। मैंने सिगरेट जलाई, हाथ कांप रहे थे। धुएं के साथ खुद को शांत करने की कोशिश की। मन बार बार यही कह रहा था कि यह सब वहम है, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। ट्रक की बॉडी से कभी कभी हल्की सी ठक ठक की आवाज आती, जैसे कोई अंदर से थपथपा रहा हो। मैंने गियर बदला, स्पीड बढ़ाई।
मुझे बस इस रात को काटना था, लेकिन जितनी तेजी से मैं आगे बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से डर मेरे अंदर गहराता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क मुझे देख रही हो, मुझे पहचानती हो। कुछ देर बाद मुझे लगा कि ट्रक का केबिन ठंडा हो गया है। ऐसी बंद था, फिर भी ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। मैंने हाथ स्टीयरिंग से हटाया, उंगलियां सुन्न थीं। फिर वही एहसास, कोई मेरे बहुत पास है। इस बार मैंने शीशे में नहीं देखा। डर था कि अगर देखा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। बाहर अंधेरा था, अंदर मेरी सांसों की आवाज। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह सफर बाकी सफरों जैसा नहीं है। यह रास्ता मुझे कहीं और ले जा रहा है, ऐसी जगह जहां से लौटना आसान नहीं होता। मैं ट्रक चलाता रहा, बस चलाता रहा। उस रात मैंने पहली बार जाना कि सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कभी कभी वे इंसान को उसके अपने अतीत के सामने खड़ा कर देती हैं। ट्रक के नीचे से आई वह आवाज, शीशे में दिखी वह परछाई और मेरे दिल की यह घबराहट, यह सब किसी शुरुआत का इशारा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना समझ गया था कि असम की इस रात ने मेरे साथ कुछ छोड़ दिया है, कुछ ऐसा जो अब मुंबई तक मेरे साथ जाने वाला था। भोलू की एंट्री मेरी जिंदगी में अचानक नहीं थी। वह सालों से मेरे साथ खलासी था, हंसमुख, बेफिक्र और हर वक्त कुछ न कुछ बोलते रहने वाला। जिस रात की बात कर रहा हूं, वह ड्राइव के बीच अचानक जाग गया और बोला, मालिक, आज रास्ता ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसकी तरफ देखा। वह हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों में डर साफ था। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि हर रात तू यही बोलता है। वह चुप हो गया, पर उसकी उंगलियां माला पर चलती रहीं। बाहर सड़क वैसी ही थी, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में अटक गए। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जो मैं अभी तक नजरअंदाज कर रहा था। कुछ दूर आगे हमें एक ढाबा दिखा, हाईवे के बीचों बीच, चारों तरफ घना अंधेरा और बस वही एक पीली बल्ब की रोशनी। मैंने ट्रक रोक दिया। ढाबा अजीब तरह से शांत था, न कोई और गाड़ी, न कोई आवाज। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी बंद पड़ी जगह में आ गए हों। ढाबे वाले ने मुझे ऐसे देखा जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। उसकी आंखें कुछ ज्यादा देर तक मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। मैंने नजर चुराई। भोलू फुसफुसाया, मालिक, यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। मैंने चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। चाय पीते वक्त ढाबे में सन्नाटा और गहरा हो गया। न रसोई से कोई आवाज, न बाहर की, बस चाय के कप की खनक। ढाबे वाला बिना पलक झपकाए हमें देखता रहा। मैंने उससे रास्ते के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा, रात में सफर मत किया करो। उसका लहजा चेतावनी जैसा था। भोलू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी अधूरी रह गई। मुझे लगा जैसे ढाबे की दीवारें भी हमारी बातें सुन रही हों। चाय खत्म करते ही मैंने पैसे दिए और बाहर आ गया। ढाबे से निकलते समय मैंने पीछे देखा, वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था, उसी नजर से। ट्रक में बैठते ही भोलू ने धीरे से कहा कि उसे नींद में अजीब सपना आया था। उसने बताया कि उसने एक औरत को ट्रक में चढ़ते देखा, बिल्कुल मेरे पीछे बैठते हुए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने जोर से हंसते हुए कहा कि यह सब थकान का असर है, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। हाईवे फिर से हमारे सामने था, लंबा और खाली। भोलू चुप हो गया। उसकी चुप्पी उसके मजाक से ज्यादा डरावनी थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने ट्रक साइड में लगाया। सोचा थोड़ी देर आराम कर लें। इंजन बंद किया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, हवा भी जैसे थम गई हो। मैं आंखें बंद ही करने वाला था कि अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं चौंक गया। चाबी मेरी जेब में थी। भोलू ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से इंजन बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग अपने आप हिलता रहा। उस पल मुझे यकीन हो गया कि यह रात साधारण नहीं है। हम ट्रक से नीचे उतरे। ढाबा अब भी दूर से दिख रहा था, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। तभी ढाबे के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हंसी इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो दिल को ठंडा कर दे। भोलू ने कांपते हुए कहा कि उसने यह हंसी पहले भी सुनी है, सपने में। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन मेरे अपने पैरों में जान नहीं थी। वह हंसी कुछ पल तक गूंजती रही, फिर अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं।
मैं ट्रक में वापस बैठ गया। दरवाजा बंद करते वक्त मुझे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। शीशे में देखा, कुछ नहीं। भोलू ने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब सड़क पहले से ज्यादा अंधेरी लग रही थी। ढाबे की वह रोशनी पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी परछाई मेरे दिमाग में अटकी रह गई। उस रात मुझे पहली बार लगा कि रास्ता हमें नहीं, बल्कि हम रास्ते को चुन रहे हैं। ट्रक चलता रहा और मैं सोचता रहा कि भोलू का सपना, ढाबे वाले की नजर, इंजन का अपने आप चालू होना, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। ये किसी कहानी की शुरुआत थी जिसकी पहली लाइन हम उस ढाबे पर पढ़ चुके थे। उस हंसी की गूंज अब भी मेरे कानों में थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह साफ था कि यह सफर अब सिर्फ असम से मुंबई तक का नहीं रहा। यह किसी और ही दिशा में मुड़ चुका था। सुबह की पहली रोशनी हाईवे पर फैल ही रही थी कि मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे अकेली खड़ी एक लड़की, हल्के नीले सूट में, जैसे रात की ठंड अब भी उसके साथ चिपकी हो। मैंने ट्रक धीमा किया। उसकी आंखें उठी और सीधे मुझ पर टिक गईं। उन आंखों में अजीब सी उदासी थी, लेकिन उससे ज्यादा अजीब यह लगा कि मैं उस उदासी को पहचानता था, जैसे किसी पुराने सपने का टूटा हुआ हिस्सा सामने आ खड़ा हुआ हो। मैंने खिड़की नीचे की ओर पूछा, कहाँ जाना है? उसने बहुत साधारण आवाज में कहा, मुंबई। उस एक शब्द के साथ ही मेरे सीने में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, जैसे इस सफर में उसका नाम पहले से लिखा हो। वह ट्रक में बैठी तो केबिन की हवा अचानक बदल गई। बाहर धूप निकल रही थी, लेकिन अंदर ठंडक बढ़ गई। उसने अपना नाम मीरा बताया। आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब ठहराव था। मैंने रियर मिरर में भोलू को देखा। वह अचानक बिल्कुल चुप हो गया था। जो आदमी हर बात पर मजाक करता था, वह अब आंखें झुकाए बैठा था। मीरा ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे लगा जैसे वह सड़क को देख नहीं रही, बल्कि उसे याद कर रही हो। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन मेरे मन में सवालों की कतार लग चुकी थी। कुछ देर बाद मीरा ने बिना पूछे ही बताया कि आगे कौन सा मोड़ आएगा, कहाँ ढलान है और कहाँ सड़क खराब है। मैं चौंक गया। यह रास्ता मैंने दर्जनों बार तय किया था, लेकिन उसने जिस भरोसे से बताया, वह किसी पहली बार आने वाले का नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह पहले भी इस रास्ते से गई है। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, रास्ते याद रह जाते हैं। उसके जवाब में कुछ अधूरा था। भोलू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। मीरा और मेरी बातचीत बहुत साधारण थी। उसने मेरे काम के बारे में पूछा। मैंने ट्रक और सफर की बातें की। फिर भी हर वाक्य के बीच एक अनकहा सन्नाटा रहता। उसने बताया कि उसे लंबे सफर पसंद हैं, क्योंकि उनमें इंसान खुद से भाग नहीं सकता। उसकी यह बात मुझे कहीं अंदर छू गई। मैंने बिना चाहे अपनी पत्नी का ख्याल झटक दिया। मीरा ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसने मेरे मन की हलचल महसूस कर ली हो। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी उदासी फिर उभर आई। उस पल मुझे लगा कि यह मुलाकात संयोग नहीं है। ट्रक का केबिन अब पहले से ज्यादा ठंडा लग रहा था। ऐसी बंद था, फिर भी मेरी सांसें भाप बनकर बाहर निकलने लगी। मीरा ने अपनी हथेलियां रगड़ी, लेकिन ठंड से उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि रात में यह सड़क बदल जाती है। मैंने उसकी बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन दिल ने नहीं माना। भोलू ने अचानक धीमी आवाज में कहा, मालिक, यह सब ठीक नहीं लग रहा। मीरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा और भोलू ने नजरें झुका ली। उस एक नजर में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। कुछ किलोमीटर बाद मीरा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे पहले से जानते हैं। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज साथ नहीं दे पाई। मैंने कहा कि शायद वह किसी और से मुझे मिला बैठी है। उसने सिर हिलाया, जैसे मेरे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उस पल मुझे लगा कि मैंने सच में उसे कहीं देखा है, किसी और वक्त में, किसी और हाल में। यादें धुंधली थीं, लेकिन एहसास बहुत साफ। ट्रक की आवाज के बीच मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। भोलू अब बिल्कुल शांत था, न मजाक न शिकायत। मीरा की मौजूदगी ने जैसे उसे अंदर से बांध दिया हो। मैंने सड़क पर ध्यान लगाया, लेकिन बार बार वही सवाल लौट आता,
मैं उसे क्यों पहचानता हूं? मीरा ने धीरे से कहा कि कुछ मुलाकातें नाम से नहीं, एहसास से याद रहती हैं। उसकी बातों में डर नहीं था, लेकिन सुकून भी नहीं। ट्रक चलता रहा और मुझे समझ आने लगा कि इस सफर में अब 3 नहीं, बल्कि बहुत कुछ और भी साथ चल रहा है। मीरा सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थी, वह इस कहानी का वह हिस्सा थी जो अब खुलना शुरू हुआ था। मेघालय की पहाड़ियों में घुसते ही मौसम बदल गया। जो हवा अब तक ठंडी थी वह अचानक भारी हो गई। चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगा, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी 10 कदम आगे जाकर दम तोड़ देती। सड़क जैसे धीरे धीरे निगल ली गई हो। ट्रक चला तो रहा था, लेकिन मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। मैंने मोबाइल देखा, नेटवर्क गायब था। जीपीएस की स्क्रीन काली हो चुकी थी, जैसे उसने भी आगे देखने से इनकार कर दिया हो। पहाड़ियों के बीच यह सन्नाटा असहज था। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज, सिर्फ इंजन की गूंज और मेरे दिल की धड़कन। मुझे लगा जैसे हम किसी नक्शे से बाहर निकल चुके हैं। रात होते होते कोहरा और गाढ़ा हो गया। सड़क कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। ऐसा लगता जैसे पहाड़ हमारे चारों तरफ घूम रहे हों और रास्ता अपनी जगह बदल रहा हो। मैंने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। पीछे देखा तो मीरा आंखें बंद किए बैठी थी। उसकी सांसें सामान्य नहीं थी। अचानक उसके होंठ हिलने लगे। वह नींद में कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन वह भाषा मेरी समझ से बाहर थी। शब्द भारी और खुरदरे थे, जैसे पत्थरों से टकराकर निकल रहे हों। मैंने उसका नाम लिया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उस पल मुझे ठंड से ज्यादा डर लग रहा था। भोलू ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बार बार कह रहा था कि यह जगह ठीक नहीं है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने शब्द खोखले लग रहे थे। मीरा की आवाज अचानक तेज हो गई, जैसे कोई और उसके भीतर से बोल रहा हो। ट्रक के अंदर की हवा ठंडी नहीं, बल्कि सर्द हो चुकी थी। शीशों पर नमी जमने लगी। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ बहुत साफ महसूस हो रहा था। मुझे लगने लगा कि हम अकेले नहीं हैं। अचानक ट्रक अपने आप धीमा हुआ और फिर रुक गया। मैंने ब्रेक नहीं मारा था। इंजन चालू था, लेकिन पहिए जैसे जमीन से चिपक गए हों। भोलू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मीरा की आवाज थम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अब खुली थीं। वह सीधे सामने देख रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने बाहर उतरने का फैसला किया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने जैसे चेहरे पर तमाचा मारा। कोहरा इतना घना था कि ट्रक का पिछला हिस्सा भी मुश्किल से दिख रहा था। पहाड़ियों के बीच एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। मैंने जमीन की तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। कोहरे में साफ पैरों के निशान दिख रहे थे। वे निशान ट्रक के चारों तरफ घूमते हुए आगे की ओर जा रहे थे। वे मेरे नहीं थे, न भोलू के। मैंने आवाज दी, कोई जवाब नहीं। निशान गीली जमीन पर गहरे धंसे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत वजन के साथ चलकर छोड़े हों। मैंने जल्दी से केबिन की तरफ देखा। भोलू अभी भी अंदर था, या शायद था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम फुसफुसाया हो। मैं दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर देखा तो मेरी सांस रुक गई। भोलू अपनी सीट पर नहीं था। उसकी माला, जो वह हमेशा हाथ में रखता था, सीट पर पड़ी थी। मीरा वहीं बैठी थी, शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने भोलू का नाम जोर से पुकारा। आवाज पहाड़ियों में खो गई। कोहरे में वही पैरों के निशान अब ट्रक से दूर जाते दिख रहे थे। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। अभी कुछ मिनट पहले तक वह मेरे साथ था। इतनी जल्दी कोई इंसान ऐसे गायब नहीं होता। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ नहीं मिला। मीरा ने बहुत धीरे से कहा, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। उसकी आवाज में अफसोस नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उस पल मुझे लगा कि यह पहाड़, यह कोहरा, यह रास्ता, सब कुछ हमें परख रहा है। भोलू का नाम मैं बार बार पुकारता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। ट्रक के इंजन की आवाज अब बहुत दूर की लग रही थी। मैं वापस केबिन में बैठ गया, हाथ कांप रहे थे। अब यह सफर सिर्फ डर का नहीं था, यह किसी गुमशुदगी की कहानी बन चुका था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। पहिए धीरे धीरे घूमे, जैसे अनिच्छा से। कोहरा पीछे छूट रहा था, लेकिन उसका असर मेरे अंदर रह गया।
भोलू की खाली सीट मुझे लगातार घूर रही थी। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या आने वाला है। मुझे समझ आ गया था कि इस रास्ते पर हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। कुछ जवाब इंसान के साथ चिपक जाते हैं, बोझ बनकर। पहाड़ियों का वह कोहरा सिर्फ रास्ते पर नहीं था, वह अब मेरे भीतर उतर चुका था। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागा। कोहरा अब थोड़ा हल्का हो चुका था, लेकिन जमीन गीली और फिसलन भरी थी। मैं भोलू का नाम बार बार पुकार रहा था, इतनी जोर से कि गला बैठने लगा। पेड़ों के बीच हर आवाज मुझे उसी की लगती, लेकिन पास जाकर कुछ नहीं मिलता। न पैरों के निशान, न टूटी टहनी, न कपड़े का कोई टुकड़ा, जैसे वह कभी यहां था ही नहीं। दिल मानने को तैयार नहीं था। अभी कुछ देर पहले तक वह मेरे साथ ट्रक में बैठा था, डरते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। जंगल की खामोशी अब चुभने लगी थी। जितना आगे बढ़ता उतना ही एहसास होता कि मैं किसी अनदेखी सीमा को पार कर चुका हूं। काफी देर भटकने के बाद मुझे दूर एक छोटा सा थाना दिखा। पहाड़ियों के बीच बना पुराना सा भवन, जिसकी दीवारों पर सीलन जमी थी। मैं हांफता हुआ अंदर गया और पूरी बात बताई। पुलिस वाले ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, बिना किसी भाव के। फिर उसने रजिस्टर खोला और मेरा नाम देखा। उसने सिर उठाकर बहुत शांति से कहा, आप तो अकेले आए थे। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। मैंने गुस्से में कहा कि मेरा खलासी मेरे साथ था, उसका नाम भोलू है। पुलिस वाले ने दोबारा रजिस्टर देखा और बोला कि ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी दर्ज है। उस पल मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। मैंने उनसे ढाबे और टोल का जिक्र किया। उन्होंने फोन पर पूछताछ की। हर जगह से वही जवाब आया, रिकॉर्ड में सिर्फ मेरा नाम, कोई भोलू नहीं। पुलिस वाले ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कहानी गढ़ रहा हूं। मैंने अपनी जेब से भोलू की माला निकालकर दिखाई, लेकिन वह भी उन्हें किसी सबूत जैसी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि शायद मैं थका हुआ हूं, भ्रम में हूं। थाने से बाहर निकलते समय मेरा सिर घूम रहा था। अगर भोलू कभी था ही नहीं तो मेरी यादें क्या थीं? मेरे साथ हंसने वाला, डरने वाला, बातें करने वाला कौन था? मैं ट्रक के पास लौटा तो मीरा वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे याद है भोलू? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा कि कुछ लोग सफर पूरा नहीं कर पाते। उसकी आवाज में न दुख था न हैरानी। वह जवाब मुझे चुभ गया। मैंने उससे पूछा कि वह इतनी शांत कैसे हो सकती है। उसने बस खिड़की से बाहर देखा और कहा कि रास्ते अपने लोगों को चुनते हैं। उसकी बातें अब मुझे डराने लगी थीं। मुझे लगने लगा कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी यादें ही धोखा दे रही हैं। मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। क्या मैं सच में अकेला था? क्या मैंने भोलू को अपने दिमाग में बना लिया था? थकान, अकेलापन और पुराने जख्म इंसान से क्या क्या नहीं करवा देते। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन मन में अजीब सी खालीपन थी। केबिन में भोलू की सीट अब भी वैसी ही थी, जैसे वह अभी उठकर आने वाला हो। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि दिमाग को कुछ और लगे, लेकिन हर आवाज मुझे परेशान कर रही थी। मीरा चुपचाप बैठी रही। उसकी मौजूदगी किसी गवाह जैसी थी, लेकिन वह कुछ साबित नहीं कर रही थी। रात फिर से गिरने लगी। ट्रक की लाइट्स आगे अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन मेरे भीतर का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। तभी मुझे लगा कि किसी ने बहुत हल्की आवाज में मेरा नाम लिया। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार साफ। वह भोलू की आवाज थी। मैंने ब्रेक मारा। दिल जोर से धड़कने लगा। केबिन में चारों तरफ देखा, कोई नहीं। मीरा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वह जैसे पहले से जानती हो कि क्या होने वाला है। मैंने डरते हुए कहा, भोलू? जवाब में पीछे से हल्की सी हंसी आई, वही हंसी जो मैंने ढाबे के पीछे सुनी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह आवाज अब मेरे बहुत पास थी, जैसे केबिन के अंदर ही कहीं छुपी हो। मैंने शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई वहां है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उस पल मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ किसी के गायब होने की कहानी नहीं है। यह मेरी समझ, मेरी यादों और मेरे सच की परीक्षा है। मैं ट्रक चलाता रहा, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं था कि मैं अकेला हूं या नहीं। भोलू की आवाज कभी कभी फिर सुनाई देती, कभी मेरे कानों में ही गूंजती।
मीरा ने बहुत शांति से कहा कि डर सबसे पहले दिमाग में बसता है। उसके शब्द मेरे भीतर उतरते चले गए। यह सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं था, ये मेरे अपने दिमाग के अंधेरे रास्तों में उतरने जैसा था, जहां हर मोड़ पर सच्चाई बदल जाती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे नहीं पता था अगली आवाज किसकी होगी। थाने से निकलते वक्त मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। पुलिस की बातें अब भी कानों में गूंज रही थीं। आप अकेले थे, ये शब्द मेरे दिमाग में किसी कील की तरह ढंसे हुए थे। मैं ट्रक के पास पहुंचा तो कुछ पल के लिए उसे पहचान नहीं पाया, जैसे वह भी मुझसे अजनबी हो गया हो। मीरा पहले से केबिन में बैठी थी, शांत, बिल्कुल स्थिर। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने मेरी हालत देखी और बहुत धीमे स्वर में कहा कि आगे बढ़ना ही सही है, पीछे लौटने से कुछ नहीं मिलेगा। उसके शब्दों में कोई तसल्ली नहीं थी, बस एक अजीब सा यकीन था, जैसे वह जानती हो कि पीछे जाने का रास्ता अब बचा ही नहीं। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ ही दूरी पर सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक वही पुराना रास्ता था, दूसरा संकरा, अंधेरे में डूबा हुआ। बिना सोचे समझे ट्रक उसी संकरे रास्ते पर मुड़ गया। मुझे याद नहीं कि मैंने स्टीयरिंग घुमाया या नहीं। कुछ पल बाद जब होश आया तो रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। मोबाइल और जीपीएस पहले ही जवाब दे चुके थे। यह सड़क किसी नक्शे में नहीं हो सकती थी। आसपास अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी छोड़ी हुई दुनिया में दाखिल हो गए हों। थोड़ी देर बाद मुझे पेड़ दिखाई देने लगे, लेकिन वे सामान्य नहीं थे। उनके तने काले और जले हुए थे, जैसे किसी आग ने सब कुछ राख कर दिया हो। पत्ते नहीं थे, बस सूखी टहनियां आसमान की तरफ उंगलियां उठाए खड़ी थीं। हवा में सड़न की तीखी गंध थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने खिड़की बंद की, लेकिन बदबू अंदर तक घुस आई। मीरा ने नाक नहीं सिकोड़ी, न कोई प्रतिक्रिया दी। वह बस रास्ते को देखती रही। मुझे लगा जैसे यह जगह उसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि वह इसे पहचानती हो। ट्रक की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इंजन की आवाज भारी और गहरी हो गई। पसीना मेरी गर्दन से बहने लगा। तभी मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर किसी की आकृति दिखाई दी, धुंधली, लेकिन साफ इतनी कि दिल बैठ जाए। मैंने झटके से गर्दन मोड़ी, सीट खाली थी। दोबारा शीशे में देखा तो वह आकृति फिर दिखी, इस बार और पास। मेरे हाथ कांपने लगे। मीरा ने मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा कि डर मत दिखाओ, वरना रास्ता और गहरा हो जाएगा। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए रखा, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के नियंत्रण में था। सड़क अब नीचे की ओर ढलान पर जा रही थी। जले हुए पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन बदबू और भारी होती जा रही थी। मेरे कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजने लगी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाजें परिचित लग रही थीं। किसी पल मुझे लगा कि उनमें भोलू की आवाज भी है। दिल जोर से धड़क उठा। मैंने आंखें झपकी, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अचानक आगे एक बोर्ड दिखाई दिया। ट्रक की लाइट्स उस पर पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वापसी मना है। नीचे कुछ छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुरेद दिया हो। मैंने मीरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी, लेकिन हैरानी नहीं। उसने कहा कि कुछ रास्ते एक बार चुन लिए जाए तो फिर छोड़ते नहीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सड़क सिर्फ जमीन पर नहीं है, यह मेरे अंदर भी कहीं खुल चुकी है। ट्रक अब भी नहीं रुका। बोर्ड पीछे छूट गया, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में जलते रहे। पीछे की सीट से किसी के बैठने का एहसास अब और साफ हो गया था। मैंने बिना देखे ही समझ लिया कि अगर पलटा तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसे भूल पाना नामुमकिन होगा। मीरा ने बहुत धीमे से कहा कि सच और वहम के बीच की यह दूरी सबसे खतरनाक होती है। मैं बस आगे देखता रहा, क्योंकि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यह सफर अब मंजिल का नहीं, बल्कि उस रास्ते का था जो किसी नक्शे में नहीं मिलता। ट्रक अचानक अपने आप धीमा हुआ और फिर एक झटके में रुक गया। सामने एक उजड़ा हुआ मंदिर था, पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ, जैसे जानबूझकर दुनिया से अलग कर दिया गया हो। पत्थर की दीवारों पर काई जमी थी और टूटा हुआ शिखर आसमान की तरफ झुका हुआ था।
आसपास न कोई घर, न कोई सड़क का निशान, बस मंदिर और उसके पीछे घना अंधेरा। मुझे समझ नहीं आया कि ट्रक यहाँ क्यों रुका, लेकिन दिल में एक अजीब सा दबाव था। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोलकर बाहर उतर गई। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज लग रही थी। मंदिर के आंगन में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। लंबे उलझे बाल, राख से सना शरीर और आंखें इतनी गहरी कि उनमें झांकने की हिम्मत नहीं हुई। वही बाबा काल भैरव था। उसने मुझे देखते ही हाथ उठा दिया, जैसे रोक रहा हो। मैं आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर सीधे मेरे माथे पर टिक गई। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बुदबुदाने लगा, कुछ ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आए। फिर उसने कांपती आवाज में कहा कि मैं इस रास्ते का चुना हुआ हूं। उसके शब्द सुनकर मेरे सीने में ठंड उतर गई, जैसे किसी ने भीतर से खून खींच लिया हो। मैंने उससे पूछा कि वह क्या बोल रहा है, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह जमीन पर उंगली से कोई निशान बनाने लगा। उसने बताया कि यह रास्ता साधारण नहीं है, इसे बलि मार्ग कहते हैं। यहां से गुजरने वाले कई ड्राइवर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। कुछ गायब हो गए, कुछ जिंदा लौटे, लेकिन अंदर से टूटे हुए। उसकी हर बात के साथ हवा भारी होती जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मंदिर की दीवारें भी उसकी कहानी सुनकर सिहर रही हों। मीरा पास खड़ी थी, लेकिन उसने एक बार भी बाबा की आंखों में नहीं देखा। बाबा ने अचानक मीरा की तरफ देखा, लेकिन मीरा ने तुरंत नजरें झुका ली। उस एक पल में मुझे लगा कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता। बाबा ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा कि इस रास्ते पर हर किसी को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं, कुछ आगे बढ़ जाते हैं। उसने पूछा कि क्या मैंने पीछे मुड़कर देखा है। मैं चुप रहा। उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा कि पीछे देखना इस रास्ते का सबसे बड़ा अपराध है। बाबा ने अपने गले से एक पुराना तावीज निकाला। वह काले धागे में बंधा हुआ था। उस पर अजीब से चिन्ह बने थे। उसने वह तावीज मेरे हाथ में रख दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे पत्थर। उसने कहा कि यह तावीज मुझे थोड़ी देर तक बचाए रखेगा, लेकिन हमेशा नहीं। उसकी आवाज में भरोसा नहीं, चेतावनी थी। मीरा ने उस तावीज की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी दिखी, जो उसने तुरंत छुपा ली। मैंने बाबा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला कि अगर रास्ते में कोई रोए तो पीछे मत देखना। उसकी बात सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना पूछे समझ लिया कि वह रोने वाला कोई आम इंसान नहीं होगा। बाबा ने कहा कि यह रोना सबसे बड़ा धोखा होता है। जो पलटता है वही यहीं का होकर रह जाता है। मंदिर के घंटे अपने आप हल्के से हिलने लगे, बिना हवा के। उस आवाज ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर मंदिर को देखा। उसकी परछाई अजीब तरह से फैल रही थी, जैसे हमें रोकना चाहती हो। मीरा पहले ही ट्रक की तरफ बढ़ चुकी थी। बाबा ने मुझे आखिरी बार देखा और कहा कि हर रास्ता किसी न किसी को चुनता है, लेकिन चुना हुआ होना हमेशा वरदान नहीं होता। उसके शब्द मेरे अंदर उतरते चले गए। मैं ट्रक में बैठा, तावीज को मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे यह सफर अब मेरे हाथ में नहीं रहा। जैसे ही हम मंदिर से आगे बढ़े, हवा फिर से भारी हो गई। पीछे शीशे में मंदिर धीरे धीरे धुंध में खो गया, लेकिन बाबा की आंखें मुझे अब भी देखती महसूस हो रही थीं। मीरा ने पहली बार गहरी सांस ली। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ सच्चाइयां रास्ते के साथ ही चलती हैं। ट्रक आगे बढ़ता रहा और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि बाबा काल भैरव से हुई यह मुलाकात इस सफर का सबसे डरावना मोड़ नहीं थी, बल्कि बस एक चेतावनी थी। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। मीरा काफी देर से चुप थी। अचानक उसने बिना मेरी तरफ देखे बोलना शुरू किया, जैसे वह किसी सवाल का इंतजार ही नहीं कर रही थी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन डर नहीं। उसने कहा कि यह पहली बार है जब वह किसी को सच बता रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चलाता रहा। शब्द अपने आप हवा में घुलते चले गए। उसने बताया कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, ठीक इसी हाईवे पर, एक अंधेरी रात में, जब सड़क अचानक खत्म हो गई थी।
उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। मीरा ने बताया कि उस रात वह अकेली नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। उसने अपनी ही लाश को सड़क पर पड़ा देखा था। उसकी आवाज कांपी नहीं, जैसे वह यह कहानी कई बार खुद को सुना चुकी हो। उसने कहा कि इस रास्ते ने उसे जाने नहीं दिया, उसकी आत्मा यहीं अटक गई। बाहर रात का अंधेरा और घना लगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं, लेकिन दिल मान रहा था। उसकी बातों में कोई बनावट नहीं थी। वह कह रही थी कि यह हाईवे कुछ लोगों को चुन लेता है और फिर उन्हें छोड़ता नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं भी उसकी तरह हूं। यह सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मैंने पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रही है। उसने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में दर्द था, लेकिन अपनापन भी। उसने कहा कि कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी आधे मर चुके होते हैं। उसके शब्द मेरी पत्नी की याद दिलाने लगे। वह रात, वह एक्सीडेंट, वह सन्नाटा, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। मैंने शीशे से बाहर देखा ताकि मीरा मेरी आंखों में उभरी नमी न देख सके। मीरा ने धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा, लेकिन उसमें अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने दिल को छू लिया हो। उस पल मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा कि कोई मुझे समझ रहा है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे इस रास्ते से बाहर निकालूंगा, जो भी करना पड़े करूंगा। मेरे शब्द शायद बेवकूफी भरे थे, लेकिन सच्चे थे। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक किसी उम्मीद की नहीं थी, वह किसी सच्चाई की थी। उसने बताया कि उसने भी कभी किसी पर भरोसा किया था, लेकिन रास्ते ने सब छीन लिया। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। बाहर हवा चलने लगी थी, जैसे पहाड़ों के बीच से कोई लंबी सांस ले रहा हो। मुझे लगने लगा कि ट्रक के अंदर की जगह सिकुड़ रही है। मीरा का हाथ अब भी मेरे हाथ पर था, ठंडा लेकिन पकड़ मजबूत। मुझे अपनी पत्नी की हंसी याद आई, उसका यूं ही चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लेना। दिल में एक अजीब सा अपराध बोध जाग उठा। क्या मैं फिर किसी को खोने जा रहा हूं? मीरा ने कहा कि यह रास्ता उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोई उसकी जगह नहीं लेता। मैंने उसकी बात काटनी चाही, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने कहा कि मैंने उसे पहले भी छोड़ा था, किसी और रूप में। यह सुनकर मेरे अंदर कुछ हिल गया। यादें साफ नहीं थीं, लेकिन एहसास बहुत गहरा था। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की परतें एक एक करके खुल रही हों। ट्रक की आवाज अब बहुत दूर की लग रही थी, जैसे मैं किसी और ही जगह बैठा हूं। मैंने उससे कहा कि वह गलत है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। उसके शब्दों में कोई धमकी नहीं थी, बस यकीन था। उस यकीन ने मुझे डरा दिया। मुझे समझ आ गया कि यह रिश्ता साधारण नहीं है। यह डर और अपनापन दोनों से बना है। बाहर अंधेरा और घना हो गया था, लेकिन मेरे भीतर कुछ साफ होने लगा था। मैं अब इस सफर में सिर्फ ड्राइवर नहीं था, मैं भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। मीरा ने अपना हाथ हटा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी परछाई शीशे पर अजीब तरह से हिल रही थी। मुझे लगा जैसे ट्रक में हम दो नहीं, बल्कि बहुत सी यादें बैठी हैं, मेरी पत्नी की, मीरा की और शायद मेरी खुद की भी। मैं गाड़ी चलाता रहा, लेकिन अब हर मोड़ मुझे किसी पुराने जख्म की तरफ ले जाता महसूस हो रहा था। यह रात सिर्फ मीरा के अतीत की नहीं थी, ये मेरे अपने अंधेरे से सामना करने की शुरुआत थी, और मैं जानता था अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी, इतनी कि हेडलाइट की रोशनी भी उसे काट नहीं पा रही थी। तभी मुझे दूर पीछे एक ट्रक दिखा। उसका रंग काला था, इतना गहरा कि जैसे अंधेरे से ही निकला हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। पहले मैंने सोचा कि यह महज संयोग है, कोई और ड्राइवर होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में एहसास हो गया कि वह ट्रक हमारी ही रफ्तार से चल रहा है। मैं तेज हुआ, वह भी तेज हुआ। मैंने स्पीड कम की, वह भी पास आ गया। मीरा ने शीशे में देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़ चुकी थीं। अचानक उस काले ट्रक का हॉर्न बजा। वह आवाज किसी मशीन की नहीं, किसी जिंदा चीज की चीख जैसी थी। मेरे कानों में दर्द होने लगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सड़क अब अजीब तरह से घूमने लगी थी।
वही मोड़, वही पेड़, वही ढलान बार बार सामने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही जगह पर फंस गए हों। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाली, लेकिन रास्ता जैसे मजाक कर रहा हो। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसने बहुत धीमे से कहा कि यह आ रहा है। मैं समझ गया कि वह ट्रक कोई साधारण पीछा नहीं कर रहा। मेरी गर्दन में बंधा तावीज अचानक गर्म होने लगा। पहले हल्की सी जलन, फिर तेज गर्मी। मैंने उसे छूने की कोशिश की तो उंगलियां झुलस गईं। तावीज से धुआं उठने लगा, जैसे कोई अंदर से जल रहा हो। उसी पल मीरा दर्द से चीख पड़ी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वह सीट पर सिकुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी आंखें उलट चुकी थीं। काला ट्रक अब बहुत पास था, इतना पास कि उसकी हेडलाइट्स हमारी केबिन में घुस आईं। मैंने शीशे में दोबारा देखा और इस बार जो दिखा उसने मेरी रूह को हिला दिया। उस काले ट्रक की ड्राइवर सीट पर भोलू बैठा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें जान नहीं थी। उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जोर से आंखें झपकीं, लेकिन दृश्य नहीं बदला। भोलू मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, बस एक खालीपन। उस पल मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। काला ट्रक अब हमारे बिल्कुल पीछे था। उसका हॉर्न फिर बजा, इस बार और जोर से। सड़क अचानक संकरी हो गई। दोनों तरफ गहरी खाई थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक फिसलने लगा। मीरा दर्द से कराह रही थी। तावीज अब लगभग जल चुका था। हवा में जले हुए धागे और सड़न की मिली जुली गंध फैल गई। मैंने पूरी ताकत से ट्रक को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा। काले ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। केबिन हिल गया, शीशे चटकने लगे। मेरी सांस अटक गई। टक्कर के बाद सब कुछ सेकंड के लिए थम सा गया। इंजन की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। काला ट्रक हमारे बगल में आकर चलने लगा। मैंने डरते हुए बाईं तरफ देखा। भोलू अब भी वहीं था, लेकिन उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था। उसने होंठ हिलाए, जैसे मेरा नाम ले रहा हो। मीरा ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका स्पर्श अब ठंडा नहीं, बर्फ जैसा था। उसने बहुत मुश्किल से कहा कि अगर मैंने पीछे देखा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने नजरें आगे टिकाए रखी। सड़क अब नीचे की ओर तेजी से उतर रही थी। काला ट्रक फिर से पीछे हट गया, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी। तावीज पूरी तरह जलकर राख बन चुका था। मीरा की सांसें धीमी हो रही थीं। मुझे समझ आ गया कि यह पीछा सिर्फ सड़क पर नहीं है, यह हमारे अंदर तक उतर चुका है। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, बिना यह जाने कि आगे क्या है। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर यह सफर यहीं खत्म होना है तो मैं सच जानकर ही रुकूंगा। टक्कर के बाद सब कुछ जैसे थम गया। इंजन की आवाज दूर कहीं गूंज रही थी, लेकिन समय आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। मेरा शरीर सीट से चिपका हुआ था, आंखें खुली थीं। फिर भी मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी और जगह खड़ा हूं। सामने सड़क नहीं थी, बल्कि धुंधली तस्वीरें थीं जो धीरे धीरे साफ होने लगी। वही रात, वही बारिश, वही शराब की गंध जो मेरे हाथों से आ रही थी। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन तब मैंने खुद को बहादुर समझा था। उस रात भी मैंने यही सोचा था कि मैं संभाल लूंगा। अब समझ आ रहा था कि कुछ गलतियां उसी पल सजा बन जाती हैं, बस उनका असर देर से दिखता है। मुझे वह पुराना एक्सीडेंट साफ साफ दिखने लगा। मेरी पत्नी बगल की सीट पर बैठी थी, चुप, शायद मुझसे नाराज। सड़क फिसलन भरी थी और मैं नशे में था। यह सच्चाई मैंने सालों तक खुद से छुपाए रखी। सामने अचानक एक मोड़ आया और मेरी पकड़ ढीली पड़ गई। ब्रेक देर से लगा, गाड़ी फिसली और फिर सब कुछ उलट गया। वह चीख, वह झटका और फिर सन्नाटा। मैंने हमेशा खुद से कहा कि यह हादसा था, किस्मत का खेल। लेकिन उस जमी हुई रात में मुझे पहली बार समझ आया कि यह हादसा नहीं, मेरी गलती थी। मेरी पत्नी की मौत मेरे हाथों से लिखी गई थी। धुंध में एक और तस्वीर उभरी, वही हाईवे, वही अंधेरा, लेकिन इस बार एक और गाड़ी। मीरा, उसकी आंखें डर से भरी हुई। सड़क के किनारे खड़ा वह पल और फिर टक्कर। मेरी गाड़ी ने सिर्फ मेरी पत्नी की जिंदगी नहीं छीनी थी, बल्कि मीरा की भी। यह जुड़ाव मुझे अंदर तक हिला गया। मीरा की आवाज, उसका दर्द, उसका अपनापन,
सब कुछ एक साथ मेरे सीने पर आ गिरा। मैं समझ गया कि वह मुझे क्यों पहचानती थी। मैं उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, मैं उसकी मौत की वजह था, ठीक वैसे ही जैसे अपनी पत्नी की मौत की वजह। बाबा काल भैरव की बातें अब साफ होने लगीं। तू रास्ते का चुना हुआ है। वह रास्ता किसी नक्शे में नहीं था, क्योंकि वह बाहर नहीं, मेरे अंदर बना था। यह हाईवे मेरे पाप से निकला था, मेरी गलती से, मेरे अपराध बोध से। हर गायब होता ड्राइवर, हर परछाई, हर चीख, सब उसी रास्ते का हिस्सा थे जिसे मैंने अनजाने में जन्म दिया था। बलि मार्ग कोई बाहरी जगह नहीं थी, वह मेरे दिल और दिमाग के बीच फैली दरार थी। जितना मैं भागता गया उतना ही वह रास्ता लंबा होता गया। मेरी सांसें भारी हो गईं। मीरा अब मेरे सामने थी, साफ, स्थिर, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई परछाई नहीं थी। वह डरावनी नहीं लग रही थी, बस बहुत सच्ची। उसने कहा कि हर किसी को एक दिन अपने किए का सामना करना पड़ता है। मैंने पहली बार सिर झुकाया, माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब बचने का कोई बहाना नहीं था। मेरी पत्नी की हंसी, मीरा की उदासी और भोलू की खाली आंखें सब एक साथ मेरे भीतर गूंज रहे थे। ये डर नहीं था, ये बोझ था जो सालों से मेरे सीने पर रखा था। मीरा मेरे पास आई, उसका स्पर्श अब ठंडा नहीं लगा, बल्कि भारी, जैसे कोई अंतिम सच कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। उसने बहुत शांत स्वर में मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था। तुम मोक्ष चाहते हो या मुझे? ये सवाल किसी भूत का नहीं था, ये मेरे ही दिल का था। मोक्ष मतलब माफी, मतलब सब खत्म, और उसे चुनना मतलब इस रास्ते को स्वीकार करना, उसके साथ चलना, सजा के साथ जीना। उस पल मुझे लगा कि पहली बार मैं सच में ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं। समय फिर से चलने लगा, इंजन की आवाज वापस आई, सड़क फिर सामने फैल गई, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। डर अब बाहर नहीं था, वह मेरे भीतर उतर चुका था। मुझे समझ आ गया कि यह सफर मुझे कहां ले जा रहा है। चाहे मैं कुछ भी चुनूं, यह रास्ता अब मुझसे अलग नहीं हो सकता। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और आगे देखा। पहली बार मुझे अंधेरे से डर नहीं लगा, क्योंकि अब मैं जानता था कि सबसे डरावनी चीज मैं खुद हूं। तावीज मेरी हथेली में पूरी तरह जल चुका था, अब वह सिर्फ काली राख बनकर मेरी उंगलियों से फिसल रहा था। जैसे ही आखिरी धागा टूटा, हवा अचानक भारी हो गई। मुझे बाबा काल भैरव की आवाज साफ सुनाई देने लगी, जैसे वह मेरे कान के पास खड़े हों। अगर वह रोए तो पीछे मत देखना। यह चेतावनी अब शब्द नहीं रही, सांसों में बदल गई थी। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं किसी अदृश्य गड्ढे की तरफ खींचता जा रहा हूं। मीरा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में थकान और दर्द था। उसने कुछ कहना चाहा, पर आवाज जैसे रास्ते में ही टूट गई। मुझे पहली बार लगा कि अब कुछ भी मेरे काबू में नहीं है। थोड़ी ही देर में सड़क के दोनों ओर पत्थर के पुराने खंभे दिखने लगे। वे एक जैसे थे, घिसे हुए, काले निशानों से भरे हुए, जैसे किसी ने उन्हें जलाकर छोड़ा हो। हर खंभे पर अजीब से चिन्ह बने थे, जो न पूरी तरह मिटे थे, न साफ दिखते थे। ट्रक उनके बीच से गुजर रहा था, और हर खंभा पार करते ही दिल पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हवा में फुसफुसाहटें थीं, एक साथ कई आवाजें, जैसे मंत्र पढ़े जा रहे हों। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका मतलब महसूस हो रहा था। यह कोई स्वागत नहीं था, यह स्वीकार था, जैसे रास्ता मुझे पहचान चुका हो। मीरा अब सीट से टिक कर बैठ गई थी, उसका रंग उड़ चुका था। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा कि यह जगह उसे खींच रही है। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मैंने स्पीड कम की, लेकिन ट्रक ने मेरी नहीं सुनी। इंजन की आवाज गहरी हो गई। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन नॉब काम नहीं कर रहा था। रेडियो से पुरानी खबरें चलने लगीं, एक्सीडेंट की खबरें। तारीखें अलग थीं, नाम अलग, लेकिन जगह वही थी। वही हाईवे, वही मोड़, वही रात। हर खबर के साथ मेरे सीने में कुछ टूटता जा रहा था। एक आवाज आई, बहुत जानी पहचानी, उसी एंकर की जिसने सालों पहले मेरी पत्नी के एक्सीडेंट की खबर पढ़ी थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, उसकी देह कांप रही थी। रेडियो से आती आवाजें अब खबर नहीं लग रही थीं, बल्कि आरोप थीं। हर शब्द जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि मैं यहां क्यों हूं। मुझे एहसास होने लगा कि यह रास्ता मुझे छोड़ने वाला नहीं है।
यह सफर मंजिल के लिए नहीं था, यह हिसाब चुकाने के लिए था। और हिसाब हमेशा पूरा लिया जाता है। मैंने आगे देखा तो सड़क संकरी होती जा रही थी। खंभे अब और पास आ गए थे, जैसे रास्ता खुद सिकुड़ रहा हो। हवा में सड़न और धुएं की मिली-जुली गंध थी। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थीं। कुछ आवाजें रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं। मीरा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा कि वह अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। मुझे समझ आ गया था कि यह रास्ता सिर्फ मुझे नहीं, उसे भी तोड़ रहा है। अचानक आगे कुछ नहीं दिखा। सड़क जैसे खत्म हो गई हो। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक वहीं रुक गया, बिना झटके के, जैसे किसी ने थाम लिया हो। पीछे देखा तो रास्ता धुंध में गायब हो चुका था। खंभे अब भी खड़े थे, लेकिन उनके बीच कोई रास्ता नहीं था। मैं फंस चुका था। चारों तरफ वही फुसफुसाहट, वही दबाव। मीरा की सांसें अब बहुत हल्की हो गई थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस स्वीकार था। उस पल मुझे पूरी सच्चाई समझ आ गई। सड़क ने खुद को बंद कर लिया था। न आगे जाने का रास्ता, न पीछे लौटने की गुंजाइश। तावीज की राख मेरी हथेली से उड़कर हवा में मिल गई, जैसे कभी था ही नहीं। बाबा की चेतावनी अब मेरे भीतर धड़क रही थी। ये वह मोड़ था जहां से लौटना नामुमकिन होता है। मैंने गहरी सांस ली और सामने देखा। अब कोई सवाल नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। बस यह एहसास था कि बलि मार्ग खुल चुका है और मैं उसके बीचों बीच खड़ा हूं। ट्रक के केबिन में अचानक एक जानी पहचानी खुशबू फैल गई। वही खुशबू जो कभी मेरे घर में हुआ करती थी। बालों में लगे तेल और हल्के इत्र की मिली जुली महक। मेरी सांस अटक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। ये खुशबू यहां नहीं हो सकती थी, लेकिन थी। मैंने आंखें बंद की, जैसे सच से भागना चाहता हूं। तभी बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज आई, मेरा नाम लेते हुए। वही आवाज जिसे मैं सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। उसमें न गुस्सा था, न प्यार, बस एक थकान थी। वह मुझे पुकार रही थी, जैसे बहुत देर से इंतजार कर रही हो। मैंने आंखें खोली। केबिन वहीं था, लेकिन खाली नहीं। उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। वह दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हर तरफ थी। उसकी आवाज फिर आई। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। उसे सच पता था। वह जवाब चाहती थी। क्यों उस रात मैंने गाड़ी रोकी नहीं? क्यों मैंने खुद को रोका नहीं? मेरे होंठ कांपने लगे। शब्द नहीं निकल रहे थे। इतने सालों में मैंने पहली बार अपने अंदर की दीवार टूटते महसूस की। मैं झुक गया, स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने लगा, खुलकर, बच्चों की तरह। मेरी सिसकियां केबिन में गूंज रही थीं और वह चुपचाप सुन रही थी। जैसे जैसे मैं रोता गया, उसकी मौजूदगी और साफ होती गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बालों पर हाथ रखे हो। वही अपनापन, वही सुकून जो कभी उसका हुआ करता था, लेकिन इस सुकून के नीचे डर था। अचानक केबिन की हवा और ठंडी हो गई। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। तभी मेरी पत्नी की आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी, धुंधली लेकिन पहचान में आने लायक। वही चेहरा, वही आंखें। मीरा और वह आमने सामने थीं। दोनों एक दूसरे को देख रही थीं, बिना किसी नफरत के, बिना किसी शब्द के। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों मेरी गलती का आईना है। एक मेरी जिंदगी का अतीत, दूसरी मेरी सजा का वर्तमान। मेरी पत्नी की आंखों में दर्द था, लेकिन वह दर्द शिकायत नहीं कर रहा था, वह बस दिखा रहा था। मीरा ने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं खुद को खो न दूं। लेकिन मेरी पत्नी ने बहुत शांत आवाज में कहा कि इस सब का अंत सिर्फ एक ही है। उसने कहा कि मैं खुद को खत्म कर दूं, तभी यह रास्ता टूटेगा। उसके शब्द किसी बदले की तरह नहीं थे, बल्कि किसी नियम की तरह थे। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किसे सुनूं, जिस औरत के साथ मैंने जिंदगी बिताई या उस औरत को जिसे मैंने अनजाने में मौत दी। मेरी पत्नी की आवाज में अब कठोरता थी। उसने कहा कि मेरी वजह से कई आत्माएं यहां फंसी हैं और अब मेरी बारी है। मीरा आगे बढ़ी। उसने मेरी पत्नी की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखा। मीरा ने कहा कि हर गलती का अंत मौत नहीं होता। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, जैसे कोई डूबते को पकड़ लेता है। केबिन के अंदर हवा कांपने लगी। दोनों की मौजूदगी से जगह भारी हो गई। मेरी पत्नी की आवाज ऊंची हुई,
मीरा की सांसें तेज। मैं बीच में खड़ा था, टूटता हुआ। मेरी पत्नी ने कहा कि अगर मैं जीता रहा तो यह रास्ता और लोगों को निगलेगा। मीरा ने कहा कि अगर मैं मर गया तो यह रास्ता हमेशा के लिए मुझ में जिंदा रहेगा। दोनों की बातें सच लग रही थीं। मेरा सिर फटने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन दिल सुन्न हो चुका था। मैंने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि मैं माफी चाहता हूं, सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल से। उसकी आंखों में कुछ बदला, शायद गुस्सा थोड़ा कम हुआ या शायद दर्द और गहरा। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा था लेकिन मजबूत। उसने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं। उस पल मुझे समझ आया कि यह फैसला कोई और नहीं ले सकता। ट्रक का केबिन अब किसी अदालत जैसा लग रहा था, जहां जज भी मैं था और आरोपी भी, और फैसला अब टालना नामुमकिन था। हवा अचानक थम गई। ट्रक के सामने धुंध गाढ़ी होने लगी और उसी धुंध के बीच बाबा काल भैरव फिर प्रकट हुए। इस बार वे वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे मंदिर के पास थे। उनका शरीर और भी झुका हुआ था, आंखें और गहरी, और आवाज में थकान थी। ऐसा लगा जैसे वे सदियों से यही रास्ता देखते आ रहे हों। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बिना किसी भूमिका के कहा कि अब समय खत्म हो चुका है, बलि मार्ग खुल चुका है और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही आखिरी तरीका है। उनकी बातों में डर नहीं था, बस एक कठोर सच्चाई थी जिसे अब टाला नहीं जा सकता था। बाबा ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि या तो मैं खुद को इस रास्ते की बलि बना दूं या मीरा को यहीं छोड़ दूं ताकि रास्ता उसे पकड़ ले और मुझे छोड़ दे। उनके शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतरे। ये कोई विकल्प नहीं था, ये दो मौतों के बीच का चुनाव था। मैंने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखें फैली हुई थीं, लेकिन उनमें डर से ज्यादा चिंता थी मेरे लिए। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, इतनी मजबूती से जैसे अगर छोड़ा तो मैं उससे छिन जाऊंगा। उसने सिर हिलाकर मना किया, बार बार। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन पकड़ नहीं ढीली हुई। मीरा ने कहा कि उसने मौत देखी है, उसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे खोने का डर उसे तोड़ देगा। उसके शब्दों में प्रेम था, लेकिन उसमें बेबसी भी थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ रहस्य या अपराध बोध से नहीं बना है। ये दो टूटे हुए इंसानों का सहारा था। बाबा चुपचाप हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, लेकिन कोई निर्दयता भी नहीं। उन्होंने कहा कि सही फैसला वही होता है जो सबसे भारी लगे। उनकी यह बात मेरे भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले एक पल में देखे। हर बार मैंने आसान रास्ता चुना था, हर बार मैंने खुद को बचाया था और किसी और को खो दिया था। मेरी पत्नी, भोलू, मीरा, सब मेरी ही गलतियों की कतार थे। पहली बार मुझे लगा कि अब अगर मैंने खुद को चुना तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मीरा अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि वह मेरे बिना भी इस रास्ते को सह लेगी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसी पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। चाबी मेरी जेब में थी, फिर भी इंजन की आवाज गूंज उठी। स्टीयरिंग अपने आप सीधा हुआ। सामने धुंध छूटने लगी और घाटी दिखाई देने लगी, गहरी, अंधेरी, अंतहीन। बाबा ने पीछे हटते हुए कहा कि यही आखिरी मौका है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। मीरा की पकड़ और कस गई। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। मैंने उसकी सांसों की ठंडक महसूस की। उस ठंडक में अब डर नहीं था, बस इंतजार था। मैंने बहुत धीरे से मीरा की उंगलियां खोली। उसका चेहरा बदल गया। उसने मेरा नाम लिया, पहली बार डर के साथ। मैंने उसे देखा और पहली बार बिना अपराध बोध के कहा कि मैं उससे डरता नहीं हूं, मैं खुद से डरता हूं। यह फैसला उसके खिलाफ नहीं था, यह मेरी सजा थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उस पल सबसे ज्यादा जिंदा वही था। ट्रक घाटी की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे। बाबा अब दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ हवा थी और रास्ता। घाटी अब बहुत पास थी। नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, बस अंधेरा। मीरा ने मेरी आंखों में देखा। उसमें अब शिकायत नहीं थी, बस समझ थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। पहली बार मुझे लगा कि मैं सही निर्णय लेने जा रहा हूं, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। ट्रक आगे बढ़ता रहा और मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। शायद यही मोक्ष की शुरुआत थी, या शायद प्रेम का आखिरी इम्तिहान। दूर क्षितिज पर मुझे रोशनियां दिखने लगीं, पीली, सफेद, नीली।
बिल्कुल वैसी जैसी मुंबई की रात में दिखती हैं। कुछ पल के लिए दिल ने राहत की सांस ली, जैसे मंजिल पास हो। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, सच और भ्रम के बीच की दीवार टूटने लगी। सड़क पर रोशनी नहीं थी, बल्कि गाढ़ा गहरा लाल रंग फैला था। हेडलाइट्स उस पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे खून अभी अभी बहा हो। टायरों के नीचे से चिपचिपी आवाज आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या मेरे दिमाग का खेल, लेकिन डर अब भी वैसा ही ताजा था। सड़क के दोनों ओर अब चेहरे दिखने लगे, पहले धुंधले फिर साफ। ट्रक ड्राइवरों के चेहरे। किसी की आंखें बाहर निकली हुई थीं, किसी का सिर झुका हुआ, किसी के कपड़े फटे हुए। वे सब मुझे देख रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। हर चेहरा एक कहानी था, एक सफर जो अधूरा रह गया। मुझे लग रहा था जैसे मैं उन सब के बीच से गुजर रहा हूं, जैसे यह रास्ता उनका कब्रिस्तान हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। नजर हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर देखना बंद किया तो शायद सब और भयानक हो जाता। तभी मुझे भोलू दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह था, साधारण कपड़ों में, हल्की सी मुस्कान के साथ। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वह ट्रक के सामने खड़ा था, लेकिन टकराने का कोई डर नहीं लगा। उसने मुझे नाम लेकर बुलाया। उसकी आवाज में वही अपनापन था जो सालों मेरे साथ रहा था। मेरा गला भर आया। मैंने ट्रक धीमा किया, जैसे उससे बात करने के लिए वक्त चाहिए हो। मैंने उससे माफी मांगी, बिना कोई सफाई दिए। बस इतना कहा कि मैं गलत था। उसने सिर हिलाया, जैसे वह यही सुनना चाहता था। फिर वह धीरे धीरे पीछे हट गया, अंधेरे में घुलता हुआ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन हल्का लग रहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मीरा की पकड़ ढीली पड़ रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह अब पहले जैसी साफ नहीं दिख रही थी। उसकी आकृति हल्की हो रही थी, जैसे धुंध बन रही हो। मैंने उसका नाम लिया। वह मुस्कुराई। वह मुस्कान डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत सुकून भरी थी। उसने कहा कि अब मेरा रास्ता तय हो चुका है। मैंने पूछा कि वह जा रही है क्या। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही मुस्कान रखी, जैसे हर जवाब शब्दों से परे हो। मीरा धीरे धीरे गायब होने लगी। पहले उसके हाथ, फिर उसका चेहरा और आखिर में उसकी आंखें, जो आखिरी पल तक मुझे देखती रहीं। जाते जाते उसने बहुत हल्के स्वर में कहा कि अब मैं अकेला नहीं हूं। उन शब्दों का मतलब मैं तुरंत नहीं समझ पाया, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे किसी ने भीतर खालीपन भर दिया हो। सामने मुंबई की रोशनियां अब भी थीं, लेकिन वे अब मंजिल नहीं लग रही थीं। वे बस एक और दृश्य थीं, इस अजीब सफर का हिस्सा। ट्रक अपने आप दाईं ओर मुड़ने लगा। मैंने विरोध नहीं किया। सामने घाटी थी, गहरी और शांत। नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन डर भी नहीं लग रहा था। सड़क के खून जैसे निशान अब पीछे छूट रहे थे। आत्माओं के चेहरे धुंध में बदल चुके थे। हवा ठंडी थी, लेकिन सुकून देने वाली। मैंने आखिरी बार आगे देखा। यह तय करना मुश्किल था कि मैं सच देख रहा हूं या सपना, लेकिन फर्क भी अब मायने नहीं रखता था। ट्रक घाटी की ओर बढ़ता रहा और मेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरती चली गई। मुझे आज भी ठीक से याद नहीं कि ट्रक घाटी में गिरा या नहीं। उस आखिरी पल में कोई जोरदार आवाज नहीं आई, न शरीर पर टक्कर का एहसास हुआ। बस एक हल्का सा झटका था, जैसे किसी ने मुझे नींद से जगा दिया हो। अगली याद में मैं खुद को एक खुली सड़क पर खड़ा पाता हूं। सामने हल्की रोशनी, दूर इमारतों की कतार और हवा में समुद्र की नमी। मुंबई का बाहरी इलाका। सब कुछ इतना सामान्य था कि असामान्य लगने लगा। मैंने पीछे देखा। घाटी नहीं थी, न खून, न धुआं, न चीख, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जो किसी हादसे के बाद नहीं, किसी अंत के बाद आता है। मैंने ट्रक की तरफ देखा। वही ट्रक, लेकिन कुछ बदला हुआ। केबिन में कोई सामान नहीं था, न कंसाइनमेंट, न कागज, न मेरी पुरानी चीजें। सीटें साफ थीं, जैसे किसी ने सब कुछ हटा दिया हो। मैंने इंजन बंद करना चाहा, लेकिन हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर ही रुका रहा। बाहर लोग चल रहे थे, गाड़ियां आ जा रही थीं, लेकिन कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा था। मैंने आवाज लगाई, पर किसी ने पलटकर नहीं देखा। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं वहां हूं, लेकिन मौजूद नहीं हूं। जैसे मेरा शरीर सड़क पर है,
पर मेरा वजूद कहीं और अटका हुआ है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी पास आकर रुकी। 2 लोग उतरे, ट्रक के चारों तरफ घूमे, नोट्स बनाए। मैं उनके पास गया, उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मेरी आवाज हवा में घुल गई। वे एक दूसरे से कह रहे थे कि यह वही केस है, ड्राइवर कई दिन पहले लापता हो गया था। किसी ने फाइल में देखा और बोला कि रिकॉर्ड में मेरा नाम मृत घोषित है। यह सुनकर मुझे झटका नहीं लगा, अजीब तरह की शांति महसूस हुई, जैसे कोई बात जो बहुत पहले तय हो चुकी थी अब बस लिखी जा रही हो। पुलिस गाड़ी चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, अकेला लेकिन डर के बिना। रात होने लगी, हाईवे पर ट्रकों की लाइन चलने लगी, इंजन की आवाज, हेडलाइट्स की चमक, सब जाना पहचाना था। मैंने खुद को सड़क के किनारे पाया, जैसे बरसों से वहीं खड़ा हूं। एक ट्रक गुजरा, उसके ड्राइवर ने शीशे में देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं। मैंने देखा कि वह कुछ बुदबुदाया, शायद खुद से। अगले ट्रक में भी वही हुआ। कोई मुझे साफ नहीं देख रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था। मैं उनके शीशों में एक परछाई बन चुका था, हल्की, अस्थिर। वही एहसास जो कभी मुझे हुआ करता था अब दूसरों को होने लगा था। मुझे भोलू की हंसी याद आई, मीरा की मुस्कान और मेरी पत्नी की आवाज, सब अब मेरे भीतर थे, बाहर कहीं नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि वे मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे पीछे, मेरे अंदर। जब कोई ट्रक रात में अचानक ब्रेक मारता है या कोई ड्राइवर बिना वजह बेचैन हो जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं पास हूँ। मैं किसी को छूता नहीं, किसी को रोकता नहीं, मैं बस मौजूद रहता हूँ। शायद यही मेरी सजा है या शायद यही मेरा मोक्ष। फर्क अब समझ में नहीं आता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी ड्राइव कर रहा हूँ। सड़क बदलती रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन मैं वही हूँ, थका हुआ, जागता हुआ, चलता हुआ। मैं किसी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा, मैं खुद मंजिल बन चुका हूँ। जो भी इस रास्ते पर आता है वह थोड़ा सा मुझे अपने साथ ले जाता है, डर के रूप में, एहसास के रूप में, या बस एक सवाल की तरह जिसका जवाब नहीं मिलता। ये कहानी अब मेरी नहीं रही, यह हर उस रात की है जब कोई ट्रक अकेले हाईवे पर चलता है। अब मुझे समझ आता है कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदल लेते हैं। मैं न जिंदा हूँ न पूरी तरह मरा हुआ, मैं एक याद हूँ, एक चेतावनी हूँ, एक परछाई हूँ, और सबसे ज्यादा मैं रास्ता हूँ। अब मैं रास्ता हूँ और रास्ता कभी नहीं मरता। तो ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। एक ऐसा सफर जो असम से मुंबई तक नहीं बल्कि इंसान के अंदर के अंधेरे तक जाता है। चंदन की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस अगली रात, अगली गाड़ी और अगले ड्राइवर का इंतजार करते हैं। अगर आपको ये कहानी डर के साथ साथ भीतर तक छू गई हो, अगर किसी मोड़ पर आपको लगा हो कि आप भी इस हाईवे का हिस्सा बन गए हैं, तो समझ लीजिए कहानी अपना असर छोड़ चुकी है। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल खौफनाक शैडो से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी भी हो सकती है।